प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बतलाएंगे। तो हम आज समझेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ। और मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को हिमालय पर्वत के बारे में बतलाए थे। हिमालय पर्वत का जो नीचे का जो पार्ट था वह तुम्हारा उत्तर मैदान था, और उत्तर मैदान का जो नीचे का जो पार्ट था, यह जो पार्ट होगा वह प्रायद्वीपीय पठार होगा। पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को हिमालय पर्वत के बारे में बतलाए थे। देखो ऊपर का जो पार्ट था वह हिमालय पर्वत था, और ये जो 2 नंबर जो नीचे का जो पार्ट, हिमालय पर्वत का जो नीचे का जो पार्ट है, ये तुम्हारा उत्तर मैदान का जो क्षेत्र था। और आज हम आप लोग को अभी प्रायद्वीपीय पठार के बतलाएंगे। यह जो प्रायद्वीपीय पठार, ये जो दिखलाए जो पड़ रहा है, यह जो 3 नंबर जो दिखलाए पड़ रहा है, यह क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। अब हम चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। देखो तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह पार्ट जो है कैसा है आकृति इसका? एक मेज के आकार के जैसा बना हुआ है। देखो प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। किससे बना है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से। इसका निर्माण किससे हुआ? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। सबसे पहले समझेंगे आग्नेय चट्टान कैसे बना। तो मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। रूपांतरित कैसे बना? जब आग्नेय चट्टान का जब रूप बदल जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों से तुम्हारा प्रायद्वीपीय चट्टानों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। तो गोंडवाना भूमि के टूटने, जो मेरा प्रायद्वीपीय जो पठार जो दिखाई पड़ रहा है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने से इसका निर्माण हुआ। यह हम बोल सकते हैं यह गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा है। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। कहता है कि इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय पठार में। इस पठार के 2 मुख्य भाग है। इस पठार को 2 भागों में बांटा गया है। वह भाग कौन कौन है? मध्य उच्च भूमि। पहला क्या बोलता है? इस पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब मध्य उच्च भूमि किसे कहेंगे? किन क्षेत्र पड़ेगा? और दक्कन का पठार कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। क्या बोलता है? एक बार फिर से देख लो डायग्राम में। यह तुम्हारा प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र हो गया, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में देखो यहां पर दिखाई पड़ रहा है ये नर्मदा नदी, ये हो गया नर्मदा। देखो ये तुम्हारा पड़ रहा है नर्मदा नदी है, ठीक है। जो कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहां से हो रहा है? अमरकंटक से हो रहा है। और पूरब से निकल कर देखो तो पूरब से निकल कहां आ रहा है? पश्चिम में आ रहा है। अरब कहां गिर जा रहा है? अरब सागर में आकर गिरता है। अरब यहां पर क्या है? अरब सागर में आकर ये गिर जा रहा है। तो दक्कन नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है।
तो हम प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि का जो क्षेत्र होगा, यह पूरा क्षेत्र जो मालवा का पठार का जो क्षेत्र है, यह जो भाग होगा ये तुम्हारा क्या होगा, मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र हो जाएगा। यह जो क्षेत्र है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। जो मालवा का जो क्षेत्र है, जो है मालवा का पठार दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है इसी को हम क्या बोलेंगे, मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र कहते हैं। और यह नर्मदा नदी के क्या है, उत्तर पे स्थित है। इस मध्य विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला। अब देखना मालवा पठार के नीचे में या नर्मदा नदी के ऊपर में देखना यहाँ पर क्या है, विंध्य श्रृंखला है, विंध्य। और इसका नर्मदा नदी के नीचे में देखना सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रृंखला है। सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ। और देखना इसके उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में यहां पर तुम्हारा अरावली है, अरावली, अरावली पर्वत राजस्थान में है। और इनके बीच में तुम्हारा जो क्या है, मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है। तो मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, तो हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार का, या बोल सकते हैं नर्मदा नदी का ऊपर का भाग जो पूरा मालवा का जो पठार है, यह मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मालवा का पठार के नीचे विंध्य पर्वत और विंध्य पर्वत के नीचे सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। इसके बीच का जो भाग होगा यह तुम्हारा कौन सा होगा, मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र होगा। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान की बलुआई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। और अरावली है ना, पश्चिम में जाकर पथरीले मरुस्थल से जाकर यह पर्वत मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। अब हम देखते हैं इस क्षेत्र में जो नदियां हैं, ये परीक्षा में भी पूछता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां बेतवा, केन, डायग्राम में देख लेते हैं। यह तुम देखना यहां पर क्या है, ये गंगा नदी है, दिखाई पड़ रहा है ना, गंगा नदी। अब यहां पर क्या बोलता है, चंबल नदी। यहां पर तुम देखना ये तुम्हारा यमुना है और इस क्षेत्र से आकर तुम्हारा ये चंबल नदी है। देखना चंबल, बेतवा, केन, यहां की जो नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। देखना प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से कौन कौन सी नदी निकल रहा है, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किधर से निकल रहा है, दक्षिण पश्चिम से। क्या बोलता है, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से किधर जा रहा है, देखो तो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर क्या जा रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। यह पता चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ऊपर का जो भाग है वह झुका हुआ है, किधर, उत्तर की ओर झुका हुआ है। इसलिए नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलकर किधर की ओर बह रही है, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर का भाग है, ऊपर का जो भाग है उत्तर की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है। यह दर्शाता है। देख लिए, मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूर्व में संकीर्ण। अब यहां पर जो मध्य उच्च भूमि था, नर्मदा नदी के जो उत्तर में, ये नर्मदा नदी का जो उत्तर में जो ये पूरा मध्य उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, ये क्या बोलता है, उत्तर में चौड़ा, यानी क्या, मध्य उच्च भूमि के
मध्य उच्च भूमि, पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण, यानी पश्चिम में इसका चौड़ाई जो है देखना, पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है, और जैसे जैसे पूरब की ओर आते हैं इसकी चौड़ाई क्या होता है, घटते चला जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी जो क्षेत्र है तुम्हारा छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर मिलेगा, इसके उत्तर का क्षेत्र में तुम्हारा क्या मिलेगा, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड, जो उड़ीसा से ऊपर में मिलेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड। क्या है, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन कौन सा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार दामोदर नदी अपवाहित और छोटा नागपुर पठार को दर्शाती है। और इसे यहीं पर तुमको मिलेगा क्या है, छोटा नागपुर का पठार भी मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार भी इस क्षेत्र में मिलेगा। अब देखते हैं, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। देखो तो दक्षिण का पठार कैसा बोलता है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो दक्षिण का पठार का आकार कैसा है, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखना यहां पर क्या है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है। देखना नर्मदा नदी के नीचे देखना यहां पर तुम्हारा सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा श्रृंखला है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। इसके जब सतपुड़ा देखना, सतपुड़ा के नीचे तुम्हारा देखना यहां पर मैकाल पर्वत मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मैकाल पर्वत, जो कि सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों को श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें, तो मानचित्र में भी देख सकते हो। दक्षिण का पठार के पश्चिम में ऊंचा, अब देखना दक्षिण का पठार जो बोलता है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व में कम ढाल वाला है। दक्षिण का पठार का जो पश्चिम भाग जो है यह क्या है, ऊंचा है, याद रखना। दक्षिण का पठार का पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल, और पूर्व की ओर क्या बोलता है, पूर्व की ओर ढाल क्या होगा, कम होगा। पश्चिम में इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई अधिक है। देखो यहां पर ऊंचाई अधिक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय का, देखो दक्षिण का पठार जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण का जो पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा गया है। ये क्या है, नॉर्थ, और क्या है, ये ईस्ट है। दक्षिण का पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, इसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, यहां पर देखना मेघालय, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग का पठार, उत्तर कचार पहाड़ियां, उत्तर कचार पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया। देखो यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। यह सब मेघालय, कार्बी एंगलोंग और उत्तर कचार की पहाड़ियां, यह छोटा नागपुर का पठार का ही एक हिस्सा है। परंतु यहां पर क्या हुआ, भ्रंश हुआ। भ्रंश के कारण यह जो है छोटा नागपुर के पठार से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मेघालय, कार्बी एंगलोंग, उत्तर कचार पहाड़ियां जो है, यह जो है छोटा नागपुर का पठार का ही एक
हिस्सा है, जो कि भ्रंश के द्वारा ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो गया है, परंतु यह छोटानागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। पश्चिम से पूर्व के 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर तुम देखना, यहाँ पर 3 श्रृंखला है, गारो, खासी और जयंतिया। ये किधर है, पूर्वी भागों में जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, इसी का ही एक भाग है। तो हम क्या देखें, छोटानागपुर का जो पठार था, छोटानागपुर का पठार का ही एक भाग तुम्हारा क्या है, उत्तर पूर्वी में देखा गया है। इसका नाम क्या है, मेघालय, कार्बी एलोंग, उत्तर कचार की पहाड़ियां। यह छोटानागपुर का पठार का ही एक हिस्सा है, जो भ्रंश के द्वारा या एक दूसरे से क्या हो गया है, अलग हो गया है। यह दिखाई पड़ रहा है, क्या है, पश्चिम घाट दिखाई पड़ रहा है। ये देखो तो पश्चिम घाट है ये, और ये क्षेत्र में देखो तो पूर्वी घाट दिखाई पड़ रहा है। तो भारत के पश्चिम क्षेत्र में कौन सा स्थित है, पश्चिम घाट, जबकि पूर्वी भाग में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचा है। क्या बोलता है कि जो पश्चिम घाट जो है ये दिखाई पड़ रहा है, ये पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचा है। तो ऊंचा कौन हो गया, पश्चिम घाट ऊंचा है। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का जो औसत ऊंचाई जो बता रहा है, ये तुम्हारा कितना बता रहा है, 600 मीटर बता रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर, जबकि जबकि पश्चिम भाग की जो औसत ऊंचाई बता रहा है, ये 900 से लेकर 1600 मीटर है, ऊंचा है। पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई 600 मीटर और पश्चिम का जो औसत ऊंचाई है, पश्चिम घाट का औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी तक है। देखो पूर्वी घाट का जो फैलाव है, यहाँ पर देखो तो महानदी दिखाई पड़ रहा है, महानदी से देखो यहाँ पर नीलगिरी दिखाई पड़ रहा है, नीलगिरी, ये नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो परीक्षा में पूछेगा पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो क्या बोलेंगे, महानदी से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। और एक चीज और बता देते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियां पर आकर मिल जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार सातत्य नहीं है। देखो तो पूर्वी घाट जो विस्तार क्या है, सातत्य नहीं है, जगह जगह क्या हुआ है, टूटा हुआ है या अनियमित है, एवं बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियां इनको काट दिया है। देखो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रहा है, कौन सा, महानदी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, गोदावरी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कृष्णा, और यहाँ पर क्या है, कावेरी। यह जो नदियां है पूर्वी घाट को क्या कर दिया है, काट दिया है, इसलिए यह बीच बीच में क्या है, टूटा हुआ है, अनियमित है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। देखना पश्चिम घाट में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। यहाँ पर जो पश्चिम घाट है, यहाँ पर क्या पवन क्या होता है, टकराता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है, पवन ऊपर जाता है और यहाँ पर वर्षा होता है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। पश्चिम घाट देखो, ये पश्चिम घाट है, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो इसका ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। और तथा इसका सबसे ऊंचा जो ऊंचाई है अन्नयमुडी, कौन सा है, अन्नयमुडी, ये भी परीक्षा में पूछता है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है अन्नयमुडी, 2695 मीटर, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, क्या बोलेंगे, अन्नयमुडी। ऊंचाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2695। और दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा चोटी है डोडा बेटा 2633 मीटर,
कितना ऊंचा है? 2633 मीटर ऊंचा है, जो कि नीलगिरी पर है। ठीक है, तो इस तरह दक्षिण भारत का 2 ऊंचा चोटी देखें। अब आते हैं पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1500 मीटर। ये भी परीक्षा में पूछता है कि पूर्वी घाट का सबसे